हम डिमांड एनालिसिस वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हम आपको पढ़ा चुके हैं डेफिनेशन ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड एंड फीचर्स ऑफ डिमांड। Now today we are going to cover a very important question of this topic, that is law of demand. Now as per the books that you refer, you will find many different definitions for law of demand, but the most important one is by Alfred Marshall, who introduced the concept of law of demand. Now as per Alfred Marshall, law of demand is stated as other things being equal, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of a commodity, larger is the quantity demanded. In simple words, what is Alfred Marshall trying to say? कि other things being equal, बाकी सारी चीजों को as it is रहने दो, पर जब प्राइस किसी चीज का कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। ये तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसको याद रखने के लिए बस एक थोड़ा सा एरो सिस्टम आपको लर्न रहना चाहिए। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड फॉल्स, एंड प्राइस लोअर्स डाउन, द डिमांड increases. Okay, now the most important thing that you have to remember is you cannot alter the words. आप wordings, word का अपने own words में आपको statement कभी नहीं लिखना होता है। इकोनॉमिक्स के पेपर में statement जैसा अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है, चेक करने वाले को वही देखना है, उसे ये नहीं देखना कि आप क्या लिख रहे हो। ओके, statement is given by Alfred Marshall, so it should be as it is. Now, when in paper it comes कि write law of demand, तो आपको law of demand लिखना होता है। उसके बाद you have to write down the assumptions. Okay, assumptions का मतलब होता है कि हम ये सारा points assume करके चल रहे हैं कि situations इसी हिसाब से हो रहे हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, तो इसे बोला जाता है assumptions। ठीक है ना, assumptions के लिए you don't have to learn something new। जो आपने फीचर्स पढ़े थे पिछले सेशन में, जो मैंने आपको फीचर्स पढ़ाए थे, वही पॉइंट्स आपको लिखना है, बट विद अ ट्विस्ट, एंड दैट ट्विस्ट इज कि हर फीचर के सामने आपको लिखना होता है नो चेंज एक्सेप्ट पॉइंट 1। If you go back and watch that video again, तो आपको उसमें दिखाई देगा कि फीचर्स की हेडिंग में फर्स्ट पॉइंट जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो उस पॉइंट को छोड़ देना है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 10 तक जितने पॉइंट्स आते हैं, सबके आगे आपको क्या ऐड करना है, नो चेंजेस। जैसे पॉइंट नंबर 2 इफ यू ऑल रिमेंबर इज इनकम, तो यहाँ पे assumption का सेंटेंस कैसे बनेगा, no change in the income of the consumer, then no change in the taxation policy, no change in taste, habit, preferences of the customer, okay, no new availability of substitutes। इस तरीके से आपको sentences को mend करके वो सारे points as it is यहाँ पे डाल देने हैं। okay, इसके बाद you have to draw the demand schedule. Now what is a demand schedule? Again, if you remember the previous video, demand schedule was explained as individual schedule in that topic. Okay, so जो individual schedule हमने वहां पढ़ाया था आपको कि individual schedule is nothing but a tabular representation of the various quantities demanded by the consumer at different prices। वो सेम चीज को उठा के आपको यहाँ लिखना है डिमांड शेड्यूल में, और आपको उसका एक टेबल यहाँ बनाना है। अलग से टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है बेटा, वो जो टेबल आपने वहां लर्न किया इंडिविजुअल वाला, सी इंडिविजुअल वाला, वही उठा के आपको यहाँ पे लिख देना है। एंड देन उसके बाद वही सेम टेबल बनाना है, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दैट कि एट 5 rupees, when the price is 5 rupees, the
buying only 10 kgs, and if the price lowers down to 4 to 5, the quantity demanded increases. As it is stable उठाओ और दिखाओ. And same goes with the graph. डिमांड कर्व बनाना है तो इंडिविजुअल कर्व, डिमांड कर्व जो हमने बनाया था उसे ही यहाँ पे प्लॉट करना है आपको. प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑफ द डिमांड शेड्यूल ऑन द ग्राफ x axis, y axis, we get a demand curve DD sloping downwards from left to right. Now, very important, demand curve लिखेंगे आप, उसके बाद उस डिमांड कर्व को एक्सप्लेन भी करेंगे एज इट इज डन इन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व. उसके बाद यू हैव टू राइट फीचर्स ऑफ दैट कर्व. अब ये हमेशा याद रखिए 3 फीचर्स ऑफ डिमांड कर्व. एक्सप्लेनेशन में भी डाल सकते हैं आप इसे. इन शॉर्ट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू द फीचर्स ऑफ डिमांड कर्व. इट स्लोप्स डाउन from left to right. ठीक है, this is the first feature. Second feature, it has a negative slope. क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा होता है इसलिए बोलते हैं it has a negative slope. And the third one, price and demand are inversely related. Inversely related. Inversely related का मतलब होता है बेटा ऑपोजिट है. एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है. एक चीज अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है. This shows that price and demand are inversely related, and this we come to know through the graph that will slope downwards like this. Okay? इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए we have come to the end of law of demand. Like how are you going to end this topic? अभी तक हमने क्या क्या देखा कि आपको पहले लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन करना है, पूरा स्टेटमेंट लिखना है एज पर अल्फ्रेड मार्शल, फिर उसके बाद यू हैव टू राइट डाउन द अजम्पशंस, फिर उसके बाद डिमांड शेड्यूल, फिर उसके बाद डिमांड कर्व, एंड देन एक्सप्लेन देम इन डिटेल. ओके, जो भी आप करते हो, डिमांड शेड्यूल बनाते हो, टेबल बनाने के बाद उसे भी एक्सप्लेन करो, डिमांड कर्व बनाने के बाद उसे भी एक्सप्लेन करो. नाउ रीचिंग टू द लास्ट पॉइंट, दिस इज एक्सेप्शन. एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. अब बेटा पहले ये समझो कि एक्सेप्शंस बोलते किसको है. एक्सेप्शंस वो बातें होती है या वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं हो. ओके, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? हायर द प्राइस, लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, नाउ एक्सेप्शंस में हम ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जहां पे सब उल्टा जाता है. That means जो आपका नॉर्मल डिमांड कर्व जैसा बनता है ना, स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व ऐसे जाता है ऊपर की तरफ. इट गोज अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा? नाउ लिसन, पॉइंट नंबर 1 हम बाद में करते हैं एक्सप्लेन, स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 2, प्रेस्टिजियस गुड्स. प्रेस्टिजियस गुड्स उन गुड्स को बोला जाता है जिन्हें हम यूज ही किस लिए करते हैं ना, अपना प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए. अब प्रेस्टीज क्या है? अपने पैसों का शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए. ओके, तो इसमें चीजें कौन सी आती है? यू नो, लग्जरी कार्स का एग्जांपल ले लो आप, डायमंड ज्वेलरीज का एग्जांपल ले लो आप. तो क्या होता है, जो जितना रईस आदमी रहता है उसको दिखावे की उतनी आदत रहती. तो जैसे कोई नई गाड़ी लॉन्च होती ना बेटा, ही इज द वन जो सबसे पहले जाके खरीदता. ठीक है, तो नई गाड़ी जब लॉन्च होगी तो सोचो ऑब्वियसली महंगे में ही होगी ना, या फिर नया कोई ज्वेलरी सेट लॉन्च हो रहा है या नया आईफोन लॉन्च हो रहा, बराबर. तो होता क्या है, नया आईफोन सस्ता तो आता नहीं, महंगा ही होता. बट रईस आदमी की आदत क्या है? दिखावा करना. तो पहले जाके नया आईफोन लेगा, पहले जाके नई गाड़ी लेगा. तो दिखाई क्या देगा? प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उस
उसके साथ साथ डिमांड भी बढ़ रही। दैट मीन्स इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स demand rises with the rise in price, and hence it is an exception to the law of demand. Okay, now third thing is speculation. Speculation हम बोलते हैं सट्टा बाजारी। Now what do you mean by सट्टा बाजारी या शेयर मार्केट? शेयर मार्केट में भी क्या होता है, जिन शेयर्स के रेट गिर रहे होते हैं उनकी ज्यादा डिमांड नहीं होती, पर जिन कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे होते हैं उनकी ज्यादा डिमांड होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब शेयर्स के प्राइसेस बढ़ते दिखाई देते हैं ना, तो मी एज ए इन्वेस्टर मैं क्या सोचती हूँ, आज इसका रेट इतना बढ़ गया, हो सकता है यार कल जाके और ज्यादा बढ़ जाए, तो मैं फायदे में रहूंगी, इसीलिए आज मैं ज्यादा खरीदती हूँ। ठीक है, कि जब आगे और बढ़ेंगे तो बेच सकते हैं। तो इस तरीके से, तो अगेन स्पेकुलेशन स्टैंड्स एज एन एक्सेप्शन। देन फोर्थ इज प्राइस इल्यूशन। अब प्राइस इल्यूशन में क्या होता है, दिमाग में बैठी बात, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बोलते हैं इसको हम, कि कंज्यूमर्स के दिमाग में ऐसी बात बैठी होती है कि जो चीजें महंगी आती है ना, जिसका रेट ज्यादा होता है या ब्रांडेड होता है, तो वो चीजें अच्छी होती है। पर ऐसा हमेशा नहीं होता ना, कभी कभी लोकल चीजें भी चलती है अच्छे से। और अभी तो अपने को नया नारा ही मिला है, बी वोकल फॉर द लोकल, यस और नो। तो बट हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि जो ब्रांडेड है, जो इंपोर्टेड माल है, वही अच्छा होता है, भले वो महंगा क्यों ना हो। तो महंगा होने के बावजूद we as a consumer tend to buy those products. Okay, so this point again stands as an exception to the law of demand. Then fifth, ignorance. Ignorance का मतलब होता है बेचारा कस्टमर जो है ना, बहुत ही ऐसा बेवकूफ सा इंसान होता है, इनोसेंट सा आदमी होता है, उसको ना पता ही नहीं रहता कि यही चीज जो मॉल में इतने महंगे में मिल रही, यही चीज किसी दूसरे बाजार में वो सस्ते में मिलती है, सेम चीज सेम क्वालिटी, पर क्योंकि उसको रास्ते से उठा के मॉल में रख दिया गया है तो वो इतना महंगा हो गया। तो ये इग्नोरेंस ही है ना। पर इग्नोरेंस की वजह से या और भी बहुत सारी बातें रहती है जिनकी वजह से हम महंगी चीजें खरीदते हैं rather than buying it at a lower price at some different place. Sometimes happen कि बहुत लोगों को मॉल में जाके शॉपिंग करना ही अच्छा लगता है, सिंगल शॉप्स में नहीं जाते या रोड साइड शॉप्स में नहीं जाते हैं। अगेन स्टेटस वेटस की बातें आ जाती है यार, पर रहता इग्नोरेंस, उनको पता ही नहीं रहता कि यही चीज कहीं और क्या है सस्ते में होगी। तो अगेन एन एक्सेप्शन। लास्ट इज हैबिचुअल गुड्स। अब जो लोग एडिक्ट रहते हैं, दारू पीते, सिगरेट पीते, है ना, तो इन लोगों को कितनी भी महंगी सिगरेट दो, कितनी भी महंगी दारू दो, दे आर रेडी टू बाय। अभी लॉकडाउन के टाइम देखा था ना आपने, लिकर शॉप्स जिस दिन ओपन हुई थी उस दिन क्या हाल हुआ था, पूरा न्यूज चैनल वाज फ्लडेड विद दैट न्यूज, और एक एक 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी। एंड यू आल्सो नो कि जो चीज 100 की थी वो 500 में बिक रही थी। ओके, बट स्टिल पीपल वर बाइंग इट। व्हाई? बिकॉज़ दे आर हैबिचुएटेड टू दैट काइंड ऑफ गुड। तो प्राइस के बढ़ने से क्या डिमांड कम हुई थी या डिमांड बढ़ी थी? डिमांड तो बढ़ गई थी, ये तो हमने सबने देखा घर पे बैठ के। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑल्सो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। अब वापस आते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, गिब्बन्स पैराडॉक्स। तो ये पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है बेटा? एक कंसेप्ट दैट वाज गिवन बाय सर रॉबर्ट गिब्बन्स फ्रॉम आयरलैंड। ओके, तो सर रॉबर्ट गिब्बन्स ने क्या देखा, वो देख रहे थे, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे, किसको? वर्किंग क्लास लोगों को। तो उन्होंने क्या देखा कि ये वर्किंग क्लास लोग क्या करते हैं, अपने पैसे जब स्पेंड करते हैं तो 2 चीजों पे स्पेंड करते हैं, एक इंफीरियर क्वालिटी गुड और एक सुपीरियर क्वालिटी गुड। नाउ इंफीरियर एंड सुपीरियर का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। जब हम जो आटा, जिसकी रोटी बनती है, तो जो गेहूं का आटा होता है, व्हीट फ्लावर, दैट इज अ सुपीरियर क्वालिटी गुड। बट वही जब हम जवारी का आटा जिसको बोलते हैं हम लोग, उसकी बात करें तो दैट इज एन इंफीरियर क्वालिटी गुड। अगर हम
चाय जब हम पीते हैं तो हम शुगर यूज करते हैं, तो जो हमारे क्रिस्टल शुगर होते हैं वो सुपीरियर क्वालिटी गुड, और जब हम जैगरी गुड़ की बात करते हैं उसे हम बोलते हैं इंफीरियर क्वालिटी। ठीक है, तो सुपीरियर क्वालिटी एंड इंफीरियर क्वालिटी। ना ऑब्वियसली इंफीरियर क्वालिटी गुड थोड़े सस्ते होते हैं, लोअर इन प्राइस, एंड सुपीरियर क्वालिटी गुड जो है वो हायर इन प्राइस। So what Sir Robert Giffin observed कि जब ये inferior quality goods के और रेट कम होते, और मतलब और ज्यादा रेट कम हो गए तो लोग है ना उसे खरीदना छोड़ देते हैं या और कम कर देते हैं। अब देखो हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, रेट कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, बट इंफीरियर क्वालिटी गुड्स के केस में क्या हो रहा है बेटा, व्हेन द प्राइसेस आर फॉलिंग, लोग क्या करते हैं उसकी डिमांड को भी और कम कर देते हैं। फिर क्योंकि उन लोगों ने डिमांड कम कर दी, इसका मतलब उनके पास पैसे बच गए, तो उससे उन लोग खरीदते हैं सुपीरियर क्वालिटी गुड्स, मतलब दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम इंफीरियर टू superior. This is the Giffen's paradox. Okay? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इस टॉपिक का लास्ट सेक्शन, that is variations in demand. Now variations का मतलब होता है कि डिमांड में हमको क्या अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं और उसके पीछे की वजह क्या है। Now as you can see on the board, एक तरफ हमने लिखा हुआ है variations in demand और दूसरी तरफ हमने लिखा हुआ है changes in demand। ये दोनों वेरिएशन का मतलब भी होता है अप्स एंड डाउन्स, कुछ बदलाव आना, और चेंजेस का मतलब भी होता है बदलाव आना। फिर भैया ये दोनों टॉपिक अलग क्यों है, तो ये टॉपिक्स अलग इसलिए है क्योंकि चेंजेस की वजह अलग अलग है। जब हम वेरिएशंस की बात करते हैं तो प्राइस इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से आइदर द डिमांड इज एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, एंड यहाँ पे प्राइस इज नॉट द रीजन। अदर रीजंस की वजह से if there is changes in demand, so it is called as either increase in demand or decrease in demand. Okay, अब देखो एक ही चीज को हम पढ़ते हैं। First thing, if you define expansion of demand, so you have to state कि because the price is lowering down, the demand is increasing, or in simple words, there is an increase in demand due to fall in the price. प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो उसे बोला जाता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एंड प्राइस के बढ़ने की वजह से अगर डिमांड कम हो रहा है तो उसे बोला जाता है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस कम हुआ, price is lowering down, so the demand is increasing, that is expansion, and price increases, and because of that if demand decreases, so that is called as contraction of demand. Now again in this thing what you have to do is आपको एक डिमांड कर्व बना के बताना है। किस तरीके से देखिए, O x axis, y axis. Now listen, what you have to do is इस तरफ हम लेंगे प्राइस और इस तरफ हम लेंगे डिमांड। Now if OM is the original price, OM original price है, तो O क्या दिखाना है हमको, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो O B या फिर इसको OP कर देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। OP is the price and OD is the demand. This is the original situation. Now what you have to do is प्राइस को कम करना है, तो प्राइस को कम करना है यानी यहाँ पे आ गया, इसे हम नया प्राइस देंगे P1, और फिर डिमांड बढ़ने वाली है, मतलब ये D से बढ़ के क्या हो गया D1. Now if you join these 2 points you get a demand curve DD which slopes downwards from left to right, thus
showing the inverse relationship between price and demand. What we see is now, इसके बाद इसको आपको explain भी करना है, और explain किस तरीके से करेंगे आप? फिर से on x-axis we have taken the demand, on y-axis we have taken the price. When the price is OP, the demand is OD. When the price is OP1, it gets reduced to OP1, the demand gets increased to OD1. ठीक है? Now come to contraction of demand. As we have already learned, price increases, demand decreases, so that is contraction. फिर इसका ग्राफ बना के बताएंगे. देखो बेटा, जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को आपको ग्राफ पे शो करना है, ठीक है? इस तरफ प्राइस लीजिए, y एक्सिस पे, यहाँ पे x एक्सिस पे डिमांड लीजिए. पहले हमेशा एक ओरिजिनल पॉइंट शो करिए. OP इज द प्राइस, OD इज द डिमांड. इन दोनों को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करिए, ठीक है? आफ्टर दैट प्राइस को बढ़ाना है, इसका मतलब कर्व पे ये और ऊपर जाएगा, तो P1. और डिमांड क्या हो रही? कम मतलब ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, D1. तो ग्राफ बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है. Once you get this thing, आप इसको ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर सकते हो. तो यहाँ पे भी D कर्व मिलता है, D. This was the original point, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया. यहाँ पे देखो, this was the original point, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया. उसमें डिमांड बढ़ी, एक्सपेंशन, इसमें डिमांड कम हुई, कॉन्ट्रैक्शन. ओके, ये हो जाने के बाद we come to this section, changes in demand. As I have said earlier, यहाँ पे चेंजेस की वजह क्या थी बेटा? प्राइस. और यहाँ पे चेंजेस की वजह है अदर रीजंस. ना लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं इसको. अगर मैं किसी कंपनी में सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, ओके, तो मैं जितनी खरीदारी करती हूँ भैया अपने इनकम के हिसाब से करती हूँ. आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो उसके हिसाब से करती हूँ. बट व्हाट हैपेंस इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ, मेरा ना हो गया प्रमोशन और मैं बन गई अपनी कंपनी की सीनियर मैनेजर. खुशी की बात है. बट सीनियर मैनेजर बनने से और एक बेनिफिट मुझे क्या हुआ पता है क्या? मेरी इनकम बढ़ गई ना बहुत ज्यादा. अब इनकम बढ़ गई, उसका असर किस पे दिखेगा पता है? पहले मेरे घर पे सिर्फ 1 लीटर दूध आता था. क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास थे ना, तो थोड़ा कम दूध में हम अपना गुजारा करते थे. पर अब जब इनकम बढ़ी तो अब कहीं को सोचना पड़ रहा. अब तो हम लोग ज्यादा दूध कंज्यूम करते हैं, तो अब हमारे घर में 3 लीटर दूध आ रहा. Now we are not at all thinking about the rates of the milk. जो हम पहले सोचते थे कि बहुत महंगा है दूध, 1 ही लीटर लेना चाहिए, पर अब सोच रहे क्या? नहीं. यानी मेरे घर वालों ने डिमांड फॉर मिल्क क्या कर दिया? बढ़ा दिया. और क्यों बढ़ाया? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई. तो देखो, प्राइस ऑफ द मिल्क का कहीं सीन आया क्या? कहीं रोल आया क्या? उसको हमने इंपॉर्टेंस दिया क्या प्राइस को? नहीं. डिमांड बढ़ी है बिकॉज द इनकम हैज इंक्रीज्ड. दैट मींस अदर रीजंस की वजह से डिमांड बढ़ी है. बराबर. इसी को अगर आप ऐसे ले, पॉपुलेशन, कोई न्यूली मतलब कपल है, कोई ऐसा एग्जांपल लीजिए, तो अगर न्यूली मैरिड है तो सिर्फ 2 ही लोग रहेंगे, तो वो लोग अपने हिसाब से ना चीजों की खरीदारी करेंगे. बट आफ्टर सर्टेन इयर्स उनके घर में बेबी हो जाता है, तो मतलब 2 से 3 लोग हो गए या 4 हो गए, अगर ट्विंस बॉर्न हुए तो वो लोग क्या करेंगे? चीजों की डिमांड बढ़ा देंगे ना. तो वो लोग डिमांड बढ़ा रहे हैं. क्यों? उनका क्या रेट्स कम हो गए क्या चीजों के? नहीं, उनके घर की पॉपुलेशन बढ़ गई. ओके, तो पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ा है, तो इनको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड. और इसी का ऑपोजिट होता है डिक्रीज इन डिमांड. पॉपुलेशन कम हो जाए या इनकम कम हो जाए तो भी हम क्या करेंगे? चीजों की डिमांड को कम कर देंगे. मतलब आज नौकरी पे है, ये कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की नौकरियां क्या हो गई? चली गई, तो इनकम भी कम हो गई. इनकम कम हो गई तो डिमांड भी चीजों की कम हो गई. ओके, तो इनकम के कम होने की वजह से या फिर टेस्ट हैबिट चेंज होने की वजह से अगर हमने डिमांड कम की है तो दैट इज डिक्रीज इन डिमांड. ओके, सेम रेट्स पे ज्यादा खरीदना, इंक्रीज. सेम रेट्स पे कम खरीदना, डिक्रीज. ओके,
ना इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो देखो किस तरीके से बनाते हैं, O x एक्सिस, O y एक्सिस। ना अगेन इस तरफ प्राइस, इस तरफ डिमांड। When OP is the price, OD is the demand. Now इसको ज्वाइन कर दिया तो यू गेट अ ओरिजिनल पॉइंट। प्राइस उतना ही रखो पर डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों बताया ना, सीनियर मैनेजर हो गए तो ऑब्वियसली ज्यादा दूध ले रहे, तो डिमांड डी से शिफ्ट होके कहाँ हो गई, D1 पे। ना अगर मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे ज्वाइन करूँ तो एक पुराना कर्व मिलता है DD, और अगर इस पॉइंट को ज्वाइन करूँ तो यहाँ पे नया कर्व मिलता है D1। इसको हम नाम देते हैं D1। तो क्या दिखाई दे रहा है, द डिमांड कर्व इज बीइंग शिफ्टेड टू द राइट साइड। डिमांड कर्व क्या हो गया बेटा, शिफ्ट हो गया टू द राइट साइड। ओके, नाउ इस केस में डिक्रीज इन डिमांड में यू कैन शो इट एज O P O D। दिस इज द ओरिजिनल वन। देन उसके बाद सेम प्राइस पर डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, D1। तो दिस इज DD एंड दिस इज द न्यू वन D1। ठीक है, उस केस में क्या हो रहा है, यू गेट अ न्यू कर्व D1 which shifts to the left hand side। फाइन।